अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जो है खैरियत से होंगे। तो आज जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, थर्मोडायनामिक्स। इसकी डिस्कशन जो है हमने स्टार्ट करनी है। तो टेस्ट आपसे ले लिया गया है, अब इसकी डिस्कशन जो है वो शेयर करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं आपके साथ। थर्मोडायनामिक्स, पहला क्वेश्चन था आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सी इनमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? वॉल्यूम, एनर्जी, मैस या डेंसिटी? तो बच्चे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज को कहते हैं, दोज प्रॉपर्टीज विच डज नॉट depend those property which does not depend on amount of substance। ऐसी प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड ना करें, ऐसी प्रॉपर्टीज को बच्चा कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। मिसाल के तौर पे आपके पास ये बीकर ए है, बीकर ए के अंदर आपने डाला हुआ है 10 ml वाटर, 10 ml वाटर। ये आपके पास बीकर बी है, बीकर बी है, इसके अंदर बच्चा आपने डाला हुआ है 20 ml वाटर, 20 ml वाटर। देखिए, वाटर जो है आपके पास, उसकी डेंसिटी क्या होती है? वाटर की डेंसिटी जो है वो क्या होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वाटर जो है आपके पास, चाहे आपने 10 ml लिया हुआ है, चाहे आपने 20 लिया हुआ है, चाहे 30 लिया हुआ है, 60 लिया हुआ है, वाटर की डेंसिटी जो है वो तो कांस्टेंट रहेगी। वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। चाहे आपके पास एक ड्रॉप ऑफ वाटर है या आपके पास एक समुंदर है पानी का, तो डेंसिटी जो है वाटर की वो सेम ही रहनी है। वो कितनी रहनी है? 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज को कहते हैं जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड ना करे। वॉल्यूम जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, एनर्जी भी डिपेंड करती है, मैस भी डिपेंड करता है। डेंसिटी जो है ये वाहिद प्रॉपर्टी है आपके पास जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। सिमिलरली प्रेशर भी डिपेंड नहीं करती, प्रेशर भी आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर भी आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड ना करें उनको आप क्या कहते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो क्वेश्चन वन क्या है? राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास डेंसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एंट्रोपी जो है यूनिवर्स की वो इंक्रीज कर रही है, ये किस लॉ की स्टेटमेंट है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, या थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, या नन है? तो बच्चे, ये लॉ जो है आपके पास कौन सा है? ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहते हैं आपके पास? कि एंट्रोपी जो है यूनिवर्स की वो बढ़ रही है। एंट्रोपी किसे कहते हैं? डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस को जो है, या डिग्री ऑफ रेंडमनेस को जो है क्या कहते हैं आप? इंट्रोपी कहते हैं। तो ये जो यूनिवर्स है इसमें जो रेंडमनेस है, इसकी क्या कर रही है? वक्त के साथ साथ जो बढ़ रही है, किस लॉ की स्टेटमेंट है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है? बी है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट है आपके पास, द एंट्रोपी ऑफ अ प्योर एंड क्रिस्टल परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट जीरो इज जीरो। कि आपके पास अगर कोई प्योर और परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, तो इसकी जो आपके पास एंट्रोपी है वो आपके पास क्या है? जीरो है। किसके ऊपर? किसके ऊपर? 0 केल्विन के ऊपर। कि एंट्रोपी जो है प्योर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की जीरो होती है, 0 केल्विन के ऊपर। ये किस लॉ की स्टेटमेंट है मेरे बच्चा? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या हो गया? सी, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऊपर हो गया, थर्ड लॉ आपके पास इधर आ गया। नेक्स्ट है आपके पास, इफ चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, देन reaction is at equilibrium, the reaction is spontaneous in the forward direction, the reaction in the forward direction is spontaneous but the reverse reaction is spontaneous, in none of these। तो जब भी आपके पास चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी आपके पास जीरो होगा, तो बच्चा रिएक्शन किस में होगा आपके पास? रिएक्शन आपके पास किस में होगा? इक्विलिब्रियम के अंदर। रेट जो है फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्वल आ जाएगा रेट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन के। तो रिएक्शन किस में आ जाएगा आपके पास? इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम में अगर आ गया तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास ये है। अगर अगर नेक्स्ट है आपके पास, अगर डेल्टा जी जो है आपके पास क्या हो जाए? लेस देन जीरो। अगर डेल्टा जी जो है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी आपके पास क्या हो? लेस देन जीरो हो, तो क्या होगा? रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन
इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस बट द रिवर्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, या नन। तो बच्चा राइट ऑप्शन जो है, अगर गिब्स चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जो है आपके पास लेस देन जीरो होगा, जीरो से कम होगा, तो रिएक्शन क्या होगा आपके पास, स्पॉन्टेनियस होगा, और किधर होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो राइट ऑप्शन जो है आपके पास क्या है, बी। और थर्ड केस के आपके पास, अगर चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ग्रेटर देन जीरो होगा आपके पास, तो आपके पास क्या होगा, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, और रिवर्स के अंदर क्या हो जाएगा आपके पास, स्पॉन्टेनियस। ये तीनों केसेस जो हैं ये आपको आने चाहिए। गिब्स फ्री एनर्जी अगर जीरो होगी तो क्या होगा, लेस देन जीरो होगी तो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगी तो क्या होगा। नेक्स्ट है आपके पास, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्वेयर अ गिवन कोवलेंट बॉन्ड इज नेम। कि एनर्जी जो आपको चाहिए होती है, स्वेयर कहते हैं मेरा बच्चा ब्रेक करने के लिए, किसी भी चीज को तोड़ने के लिए। अगर आपके पास एक कोवलेंट बॉन्ड है, ये ए और बी का मॉलिक्यूल है, या आपके पास कोवलेंट बॉन्ड है, इसको अगर आपने तोड़ना है, तो क्या आप जो एनर्जी आपको चाहिए उसको आप क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं, या ऑल ऑफ दीज। तो बच्चे वो एनर्जी जो चाहिए होती है आपको किसी भी बॉन्ड तोड़ने के लिए, वो उसको बॉन्ड एनर्जी भी कहते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी भी कहते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आएगा वो आपके पास क्या आएगा, ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इन एंथैल्पी इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो है चेंज इन एंथैल्पी जो है, अगर आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है आपके पास, नेगेटिव होती है, नेगेटिव होती है। अगर रिएक्शन आपके पास एंडोथर्मिक हो तो चेंज इन एंथैल्पी आपके पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। किस रिएक्शन के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। पहले हमने थर्ड लॉ ऊपर ऑप्शन में दिया, सेकंड लॉ पढ़ा, फिर थर्ड पढ़ा, अब फर्स्ट आ गया है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स स्टेट दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड ओनली, डिस्ट्रॉयड ओनली, कन्वर्टेड, क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। तो राइट ऑप्शन जो है बच्चा वो क्या है आपके पास, डी है। कि एनर्जी जो है ना तो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही आप उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि क्या कर सकते हैं, उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हैं। ये किस लॉ की स्टेटमेंट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की स्टेटमेंट है। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या आएगा, डी जो है वो आपके पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हेसिस लॉ स्टेट्स दैट अ केमिकल रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रूट by which chemical reaction take place while keeping the। हेसिस लॉ आपके पास क्या कहता है, हेसिस लॉ आपके पास कहता है कि अगर आपके पास एक रिएक्टेंट ए है, इसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट डी के अंदर, तो आपके पास एक रूट तो ये हो गया। इस रूट के लिए आप सपोज करें डेल्टा एच है, चेंज जो आ रहा है आपके पास एंथैल्पी में वो क्या है, डेल्टा एच है। ये आपके पास क्या हो गया, एक रूट हो गया। ए को डी के अंदर जो है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। एक रूट आप और भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि पहले ए को बी में कन्वर्ट करें, डेल्टा एच वन एंथैल्पी इसके लिए, बी को जो है आप सी में कन्वर्ट करें, डेल्टा एच टू, और सी को जो है आप किस में कन्वर्ट करें मेरा बच्चा, डी के अंदर कन्वर्ट करें। तो हेसिस लॉ आपके पास क्या कहता है, हेसिस लॉ आपके पास क्या ये क्या कहता है कि ओवरऑल एनर्जी चेंज जो है आपके पास वो क्या रहता है आपके पास, वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर। इंडिपेंडेंट होता है आपके पास रूट के ऊपर, वो इनिशियल पे डिपेंड करेगा, फाइनल पे डिपेंड करेगा। मींस यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एच जो है ये एंथैल्पी चेंज जो है डायरेक्ट रूट का, वो इन सारे इनडायरेक्ट रूट के क्या होगा, इक्वल होगा। डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री। तो हेसिस लॉ की स्टेटमेंट क्या है, हेसिस लॉ जो है आपके पास, दैट केमिकल रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रूट, रूट पे डिपेंड नहीं कर रहा, चाहे आप ए से डी में डायरेक्ट जा रहे हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी में जा रहे हैं, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है आपकी इनिशियल और फाइनल कंडीशन के ऊपर। इनिशियल कंडीशन क्या है, फाइनल कंडीशन क्या है, तो राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, डी जो है वो आपके पास क्या है, राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 12, इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन। क्वेश्चन 13, the change in energy between a chemical reaction and a surrounding at constant temperature is called। कि चेंज इन एनर्जी आपके पास आ रहा है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एंड सराउंडिंग, तो क्या उसको क्या कहते हैं, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी, एंथैल्पी प्रोफाइल, डायनामिक एंथैल्पी। तो मेरा बच्चा उसको क्या कहते हैं, चेंज आ रहा है आपके पास, उसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज उसको बोलेंगे। टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ रिएक्शन इज कॉल्ड एंथैल्पी।
यहाँ पे चेंज की बात कर रहा है कि चेंज जो आपके पास आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी चेंज 13। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू इनिशिएट अ रिएक्शन, अगर आपने किसी रिएक्शन को इनिशिएट करना है, स्टार्ट करना है, द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड इज कॉल्ड। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपको चाहिए किसके लिए, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, उसको क्या कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे, ब्रेकिंग एनर्जी कहेंगे, या आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। तो मेरा बच्चा राइट ऑप्शन जो है, सवाल को गौर से पढ़ना है कि एनर्जी किसके लिए चाहिए, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो बॉन्ड को अगर ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी आपको चाहिए उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं, या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। अब आपने जो है एक्टिवेशन एनर्जी अगर लगाया तो वो गलत है। एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन टू अकर। एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। सपोज ये आपके पास रिएक्टेंट है, ये आपके पास एक हिल है, और ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट है। ये आपके पास रिएक्टेंट है, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी वो एनर्जी जो आपको चाहिए इस हिल को क्रॉस करने के लिए। ये हिल अगर जो है क्रॉस होगा तभी ये रिएक्टेंट जो है किसमें कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट के अंदर। इस एनर्जी बैरियर को, इस एनर्जी हिल को आप क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कोलिजन, या अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन टू अकर इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ब्रेकिंग एनर्जी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए होती है आपके पास। एंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं मेरा बच्चा, आसान सी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम जो है उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन अगर आपने निकालना है आउटर मोस्ट शेल से, तो उसके लिए जितनी भी आपको एनर्जी चाहिए होगी उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है किसके बारे में पूछा गया, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, और बी का बॉन्ड है इसको आपने तोड़ना है, तो क्या बोलेंगे, उसको बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। राइट ऑप्शन ये है आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास, द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू द एंथैल्पी चेंज वाज डन बाय। एप्लीकेशन जो दी आपको लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की टू द एंथैल्पी चेंज किसने दी थी मेरा बच्चा, हेसिस ने दी थी। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है, बी जो है वो आपके पास राइट ऑप्शन। बी जो है वो आपके पास क्या है, राइट ऑप्शन है, हेसिस लॉ। नेक्स्ट है आपके पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द टर्म आर लॉग के पी इज इक्वल टू, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग ऑफ के पी। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा। आपसे क्या पूछ रहा है कि द टर्म आर लॉग के पी जो है ये किसके इक्वल है, आर लॉग के पी। टी जो है आप यहाँ से निकालें, बाकी चीजों को यहीं पर रहने दें, तो टी को यहाँ से, टेम्परेचर को इधर भी डिवाइड करें, इधर भी डिवाइड करें, टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा। तो किसका पूछ रहा है, आर लॉग के पी जो है ये किसके इक्वल होगा, माइनस इधर चला जाएगा, माइनस डेल्टा जी ओवर टी के। तो राइट ऑप्शन जो है मेरा बच्चा वो आपके पास क्या होगा, डी जो है आपके पास राइट ऑप्शन होगा। डी जो है वो क्या होगा आपके पास, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। नेसेसरी कंडीशन क्या है एक रिएक्शन के लिए स्पॉन्टेनियस होने के लिए, डेल्टा जी एंड डेल्टा एच शुड बी पॉजिटिव, डेल्टा जी एंड एच आर इक्वल, डेल्टा जी एंड डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव, या नन ऑफ दिस। आपको एक टेबल जो है वो बुक के अंदर मिला होगा जिसके अंदर जो है ये सारे फैक्टर जो है ये आपके पास गिवन होंगे, डेल्टा जी के और आपके पास डेल्टा एच, इनका जो है पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से आपने देखा होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किन कंडीशन में रिएक्शन जो है बच्चे वो स्पॉन्टेनियस होगा। तो टेबल आपने लाजमी जो है देखना है, दोबारा भी देखना है एक दफा। स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब डेल्टा जी और डेल्टा एच जो है क्या होंगे आपके पास, दोनों नेगेटिव। अगर डेल्टा जी और डेल्टा एच जो है दोनों नेगेटिव है तो रिएक्शन मेरा बच्चा क्या होगा आपके पास, 100% जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा, खुद ब खुद हो जाएगा। केमिकल डिसोसिएशन, केमिकल डिसोसिएशन क्या है आपके पास, केमिकल किसी भी केमिकल डिसोसिएशन का मतलब है किसी भी चीज को तोड़ने के लिए जो है आपको क्या करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है। केमिकल डिसोसिएशन कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक है, रिवर्सिबल है, एंडोथर्मिक है, रिवर्सिबल है, या एंडोथर्मिक है। मेरा बच्चा केमिकल डिसोसिएशन जो है आपके पास वो कौन सा प्रोसेस होता है, वो रिवर्सिबल एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है, डी है।
रिवर्सिबल भी होता है केमिकल डिसोसिएशन, और एंडोथर्मिक भी होता है, क्योंकि आपको एनर्जी देनी पड़ती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ये जो क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बारहा रिपीट हो चुका है, बहुत दफा जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है पीपीएससी में भी और एफपीएससी के अंदर, तो इसको आप बहुत दफा देखोगे। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी? इलेक्ट्रॉन, वोल्ट, जाउल, कैलोरी या अर्ज? तो मेरा बच्चा, लार्जेस्ट यूनिट जो है एनर्जी का वो आपके पास क्या है? कैलोरी। कैलोरी जो है वो आपके पास क्या है? लार्जेस्ट यूनिट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट देख लेते हैं अभी, कि वन वन कैलोरी जो है मेरा बच्चा वो किसके इक्वल होता है? 2.61 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इस वैल्यू से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तब जाके वो कैलोरी के इक्वल आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? कैलोरी जो है आपके पास क्या है? बड़ा यूनिट है। सिमिलरली वन कैलोरी जो है मेरा बच्चा, वन कैलोरी जो है किसके इक्वल होता है? 4.184 जाउल के इक्वल होता है। अगेन जो है यहाँ पे जाउल से अगर कंपैरिजन करो आप, तो कैलोरी जो है वो बड़ा यूनिट है। कितने टाइम्स बड़ा है? 4.184 जाउल। वन 4.184 टाइम जो है वो बड़ा है किससे? कैलोरी से। कैलोरी बड़ा है आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास अर्ज के साथ। वन कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 इंटू 10⁻⁷ अर्ज। कि एक अर्ज को जो है अगर आप मल्टीप्लाई करो इस फैक्टर से, तब वो जाके इक्वल आता है कैलोरी के। इसका मतलब ये हुआ कि लार्जेस्ट यूनिट क्या है आपके पास? कैलोरी जो है वो आपके पास क्या है? सबसे लार्जेस्ट यूनिट है एनर्जी का। ये सारे एनर्जी के यूनिट है, इलेक्ट्रॉन, वोल्ट, जाउल, कैलोरी और अर्ज। पूछा गया लार्जेस्ट यूनिट कौन सा है, तो कैलोरी जो है मेरा बच्चा लार्जेस्ट यूनिट है। इसको आपने भूलना नहीं है, वैल्यूज भी मैंने बता दी हैं, दिमाग में बांध के बैठ जो इसको, ये पेपर में अगर आ गया तो गलती नहीं करनी आपने इसको। बहुत दफा बारहा ये रिपीट हो चुका है पेपर के अंदर। नेक्स्ट है आपके पास थर्मोडाइनमिक्स प्रोसेस वेयर नो हीट इज एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एक्सचेंज ना हो सराउंडिंग के साथ, उसको क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल। आइसो का मतलब सेम, थर्म का मतलब टेम्परेचर। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हीट एक्सचेंज जो ना हो। आइसोबैरिक जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो, या आइसोट्रोपिक, तो मेरा बच्चा राइट ऑप्शन जो है जिसमें नो हीट एक्सचेंज हो उसको क्या बोलते हैं आप? एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है? बी। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ वाज फार्मूलेटेड बाय नर्नेस्ट? नर्नेस ने जो है कौन सा लॉ जो है थर्मोडायनेमिक्स का वो फार्मूलेट किया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या नन ऑफ अबव? तो नर्नेस ने मेरा बच्चा जो लॉ फार्मूलेट किया वो कौन सा था? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाज फार्मूलेटेड बाय नर्नेस। याद रखना है आपको। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट फंक्शन? हीट, वर्क। हीट को जो है आप रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर से आप डिवाइड कर रहे हैं, और हीट इनटू वर्क। मेरा बच्चा अगर आपको याद हो, ना तो हीट स्टेट फंक्शन है, ना वर्क स्टेट फंक्शन है, ना हीट इनटू वर्क स्टेट फंक्शन है। एंट्रोपी आपको पता हो, एंट्रोपी जो है वो आपके पास क्या है? डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस, जिसको आप डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हो, ये आपके पास क्या है? स्टेट फंक्शन है, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। इसका फार्मूला क्या होता है? क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टी। तो Q ओवर टी यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये किसके इक्वल है मेरा बच्चा? एंट्रोपी के इक्वल है। तो एंट्रोपी आपके पास क्या है? स्टेट फंक्शन है। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो आपके पास क्या होगा? सी जो है वो आपके पास राइट ऑप्शन। कि एंट्रोपी जो है वो आपके पास क्या है? स्टेट फंक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज? पहले हमने पढ़ा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का, जो कि डिपेंड नहीं करती अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। अब पढ़ रहे हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज को कहेंगे जो डिपेंड करेंगी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो सवाल है आपके पास, इसमें से जो है कौन सी जो है आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? सरफेस एरिया, प्रेशर, मोलर वॉल्यूम, या कंसंट्रेशन? प्रेशर भी मेरा बच्चा आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मोलर वॉल्यूम भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कंसंट्रेशन, चाहे आपके पास कंसंट्रेशन मींस मोलैरिटी, सोल्यूशन की मोलैरिटी जो है, चाहे एक ड्रॉप हो, चाहे 100 ml हो, 1000 ml हो, मोलैरिटी जो है सोल्यूशन की, कंसंट्रेशन जो है वो आपके पास क्या रहती है? सेम रहती है। तो कंसंट्रेशन भी आपके पास क्या है? कंसंट्रेशन भी आपके पास क्या है? वो आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो पूछा गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सरफेस एरिया जो है मेरा बच्चा वो कौन सी प्रॉपर्टी है? वो आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के।
परफेक्ट ब्लैक बॉडी हैज अ यूनिक करेक्टरिस्टिक फीचर। क्या होती है परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो है आपको पता होगा वो क्या होती है, गुड एब्जॉर्बर भी होती है, गुड रेडिएटर भी होती है। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है, सी है। थोड़ी सी स्पीड जो है बढ़ाते, टाइम जो है बहुत ज्यादा लग रहा है। द स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर एंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड कंडीशन जो है एंथैल्पी चेंज के लिए वो क्या होती है, स्टैंडर्ड कंडीशन जो है एंथैल्पी चेंज के लिए मेरे बच्चे क्या होती हैं, 1 atm प्रेशर होता है आपके पास, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और नॉर्मल फिजिकल स्टेट होती है। यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया गया है आपके पास, यहाँ पे मेरे बच्चा आपको ऑप्शन दिया गया है, गौर से आपने देखना है। यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिया गया वो दिया गया प्रेशर ऑफ द प्रेशर कितना दे दिया, 1000 किलो पास्कल, 1000 किलो पास्कल। होता क्या है 1 atm। किलो पास्कल को जरा एटीएम में कन्वर्ट तो करो, कैसे कन्वर्ट करते हैं किलो पास्कल को। अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा होगा 1 atm = 760 टोर। फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि टोर जो है वो किसके इक्वल है, ऑफ मरकरी के। फिर आपने ये भी पढ़ा होगा ऑफ मरकरी को अगर आपके पास्कल के अंदर कन्वर्ट करो, किलो पास्कल के अंदर कन्वर्ट करो, तो कितना आ जाता है, 101 किलो पास्कल। इसका मतलब ये हुआ, इस इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि 1 atm मेरा बच्चा किसके इक्वल है, 101 किलो पास्कल के इक्वल है। एक एटीएम किसके इक्वल है, 101 किलो पास्कल के इक्वल है। तो 100 किलो पास्कल को मेरा बच्चा अगर आपने कन्वर्ट करना है एटीएम के अंदर, तो 100 किलो पास्कल मल्टीप्लाई बाय 1 atm डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 101 किलो पास्कल से डिवाइड कर दो इसको। किलो से किलो कट गया, इससे ये तकसीम करो, आपके पास जवाब क्या आएगा, 0.99, जो कि अप्रोक्सीमेटली आपके पास क्या आएगा, 1 atm के बराबर है। तो ये 100 किलो पास्कल मेरा बच्चा, 100 किलो पास्कल जो है ये किसके इक्वल है, ये 1 atm के इक्वल है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, 1 atm कह लें या 100 किलो पास्कल कह लें, एक ही बात है। टेम्परेचर जो है कितना, 298 केल्विन, 25 डिग्री है। 25 डिग्री को अगर आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 जो है इसमें आप ऐड कर दो, किसमें कितना हो जाएगा आपके पास, 298 केल्विन हो जाएगा आपके पास, नॉर्मल फिजिकल स्टेट। तो यहाँ पे आपके पास क्या पूछा गया कि स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगी, स्टैंडर्ड कंडीशन आपके पास ऑल ऑफ 1 atm प्रेशर या 100 किलो पास्कल प्रेशर होगा, 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, नॉर्मल फिजिकल स्टेट होंगी। तो राइट ऑप्शन मेरा बच्चा क्या होगी आपके पास, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, प्रोसेस दैट टेक प्लेस ऑन इट्स ओन विदाउट एनी आउटसाइड असिस्टेंस, जो खुद ब खुद हो जाए बगैर किसी असिस्टेंस के, बगैर किसी हेल्प के, क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, बोथ या नन। तो बच्चे ऐसा प्रोसेस जो खुद ब खुद हो जाए उसको क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नेक्स्ट है आपके पास द प्रोसेस विच कैन रिस्टोर द सिस्टम टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन, ऐसा प्रोसेस जो क्या करे, रिस्टोर कर दे सिस्टम को ओरिजिनल कंडीशन के ऊपर विद नो चेंज टू द सराउंडिंग। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल या डायनेमिक। तो मेरे बच्चे इस प्रोसेस को बोलते हैं यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस जो क्या करे, जो रिस्टोर कर दे सिस्टम को ओरिजिनल कंडीशन के ऊपर बगैर जो है सराउंडिंग में कोई चेंज लाए। ये जो है क्वेश्चन जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ी ही कन्फ्यूजन बच्चे इसमें करते हैं। वर्क डन बाय द सिस्टम, याद रह जाता है, उधर भूल जाता है कि क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। देखो वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। तो वर्क डन जब सिस्टम करेगा वो क्या होगा, नेगेटिव। देखो कोई भी चीज जब वर्क करती है ना, आसान अल्फाज में कोई भी चीज वर्क करती है, जब वर्क करेगी तो एनर्जी क्या होगी, उसकी डिक्रीज होगी। एनर्जी डिक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एनर्जी कम हो रही है ना, वर्क जब कर रहा है तो क्या हो रही है, एनर्जी कम हो रही है, उसका नेट जो है आपके पास, जब जो भी जब चीज डिक्रीज होगी आपके पास तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क कर रहा है तो वो क्या होगा, नेगेटिव। अगर हम ये कहते थे वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम के ऊपर वर्क होगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सिस्टम वर्क करेगा, खुद करेगा, क्योंकि खुद कर रहा है तो एनर्जी कम हो रही है, वो नेगेटिव हो जाएगा। कोई बाई से उसके ऊपर आगे करेगा, इसकी एनर्जी बढ़ेगी, वो पॉजिटिव हो जाएगा आपके पास। तो वर्क डन बाय द सिस्टम हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। सिमिलरली हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम, पॉजिटिव होगा। हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास इंग्लिश का, जल्दी जल्दी देखते हैं। सिनोनिम ऑफ हीडलेस,
हीडलेस का सिनोनिम क्या है? कॉशियस है, केयरफुल है, थॉटफुल है या माइंडफुल है? तो बच्चा हीडलेस आप कहते हैं ऐसे बंदे को जो क्या हो, केयरलेस हो, केयरलेस हो, केयरलेस हो। जिस बेफिक्र आदमी को जो है क्या बोलते हैं, हीडलेस बोलते हैं, केयरलेस। तो थॉटफुल इसका एंटोनिम है, केयरफुल इसका एंटोनिम है, कॉशियस इसका एंटोनिम है। सिनोनिम क्या है आपके पास? माइंडलेस। माइंडलेस या केयरलेस बंदे को क्या बोलते हैं? हीडलेस। किसका सिनोनिम है आपके पास? हीडलेस, केयरलेस या माइंडलेस। नेक्स्ट है आपके पास एंटोनिम। एंटोनिम आपने बताना है किसका? हैपलेस का, हैपलेस का। फॉर्चुनेट होगा, अनहैप्पी होगा, स्नैक बिट होगा या अनलकी होगा? देखिए हैप्पीलेस जो है, पहले तो आप इसका सिनोनिम देखें। हैप्पीलेस बोलते हैं अनहैप्पी बंदे को, स्नैक बिट या अनलकी बंदे को, अनलकी अनफॉर्चुनेट बंदे को। तो पूछा क्या गया आपके पास? बदकिस्मत बंदे को क्या बोलते हैं? हैप्पीलेस बोलते हैं, बदकिस्मत बंदे को। पूछा क्या गया? एंटोनिम बताएं, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? खुशकिस्मत। फॉर्चुनेट जो है वो आपके पास क्या होगा? एंटोनिम होगा किसका? हैप्पीलेस। नेक्स्ट है आपके पास सिनोनिम ऑफ ग्रीगेरियस। सिनोनिम क्या होगा ग्रीगेरियस का आपके पास? रिजर्व होगा, अनसोशिएबल होगा, फ्रेंडली होगा या नन होगा? रिजर्व, अनसोशिएबल जो है ये क्या है आपके पास? एंटोनिम है किसके? ग्रीगेरियस के। ग्रीगेरियस कहते हैं सोशल बंदे को, सोशल। ऐसा बंदा जो सोशल हो, जो फ्रेंडली हो, उसको क्या बोलते हैं? ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस, सोशल फ्रेंडली बंदा जो है उसको क्या बोलते हैं? ग्रीगेरियस। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है? सी, फ्रेंडली। नेक्स्ट है आपके पास एंटोनिम ऑफ गाइब, जाइब। इसका एंटोनिम क्या होगा? जेयर होगा, स्कॉर्न होगा, डिराइड होगा? जेयर, स्नो, स्कॉर्न और डिराइड जो है ये क्या है आपके पास? सिनोनिम है किसके? जाइब के। एंटोनिम पूछा गया एप्रिशिएट जो है, तारीफ करना जो है, वो क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा जाइब का। किसको कहते हैं? हकारत से देखना, स्कोल्ड करना किसी भी बंदे को, स्कॉर्न करना, जेयर करना, मोक करना। ये किसके सिनोनिम है? जाइब के। एंटोनिम पूछा गया तो उसका मतलब है तारीफ करना। तो एंटोनिम जो है जाइब का वो क्या होगा? अप्रिशिएट। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंसेस। करेक्ट सेंटेंसेस जो है वो आपने सेलेक्ट करने हैं, जल्दी जल्दी जो है हम इसको डील करेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। इफ ही वर्क्स हार्ड ही पास्ट। तो चार टाइप से कंडीशनल होते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ। पहले आपके पास होता है मेरा बच्चा जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल, जीरो कंडीशनल में आपके पास, जीरो कंडीशनल किसे कहते हैं? जब आपके पास कोई जनरल ट्रूथ आ जाए, जनरल फैक्ट आ जाए या जनरल रूटीन आ जाए, तो आप क्या करेंगे? इफ के बाद क्या लाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और दूसरे पार्ट में भी कोमा के बाद जो पार्ट आएगा उसमें भी आप क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये जीरो कंडीशनल है। फर्स्ट कंडीशनल में मेरे बच्चे आप क्या करते हैं? फर्स्ट कंडीशनल में आप क्या करते हैं? इफ के साथ जो है प्रेजेंट टेंस लगाते हैं, प्रेजेंट टेंस लगाते हैं, प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। सेकंड पार्ट में आप क्या करते हैं? सेकंड पार्ट में आप विल यूज कर सकते हैं, आप शेल यूज कर सकते हैं, आप कैन यूज कर सकते हैं, आप मे यूज कर सकते हैं, आप शुड यूज कर सकते हैं, आप कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो है वो यूज कर सकते हैं। इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो सेकंड कंडीशनल की बात करें, अगर सेकंड कंडीशनल की अगर बात करें, सेकंड कंडीशनल की अगर मेरा बच्चा बात करें, सेकंड कंडीशनल में आपके पास क्या होगा? इफ आएगा, और इस के साथ वाले से क्या आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म आपके पास आएगी। सेकंड वाले टेंस में क्या आप यूज कर सकते हैं? आप वुड यूज कर सकते हैं, आप क्या यूज कर सकते हैं? आप कुड यूज कर सकते हैं, आप माइट यूज कर सकते हैं। और इनके साथ क्या होगी? वर्ब की मेरा बच्चा फर्स्ट फॉर्म। ये ध्यान में रखना है, वुड, कुड और माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, आपने ये गलती जो है नहीं करनी। थर्ड कंडीशनल क्या है आपके पास? थर्ड कंडीशनल जो है आपके पास, थर्ड कंडीशनल में आप क्या करते हैं? इफ के साथ वाले सेंटेंस में जो है आप क्या यूज करते हैं? हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और दूसरे पार्ट में जो है मेरे बच्चे आप क्या करते हैं? सेकंड पार्ट के अंदर आप वुड है वो, कुड है वो या माइट है वो, वुड है वो, कुड है वो, माइट है वो के साथ जो है आप क्या करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की, इधर लिख देता हूँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो आप लगाते हैं। तो पहला पहला देखते हैं, आप इसको अप्लाई करते जाते हैं। इफ ही वर्क्स हार्ड,
इफ आ गया, प्रेजेंट टेंस आ गया, मीन फर्स्ट कंडीशनल की बात वो कर रहा है। तो सेकंड पार्ट में जो है क्या आना चाहिए था, विल, शैल में, कैन में, शुड में से कुछ आना चाहिए था। ही पास्ट, ये गलत है। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। ही आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, ही आया, विल आया। इसमें मिस्टेक क्या है आपके पास, ही के साथ अगर प्रेजेंट टेंस है तो ही के साथ जो है अगर आपके पास सिंगुलर नाउन हो तो आपके पास एस या ई एस का इजाफा जो है आप करते हैं वर्ब के साथ, वर्क नहीं आना चाहिए, वर्क गलत हो जाएगा, वर्क्स आना चाहिए। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, तो राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास क्या है, सी है। सी जो है वो आपके पास क्या है, राइट ऑप्शन। तो आपने जो है सारे जो है देखने हैं, वन बाय वन अप्लाई करके कौन सा जो है यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास, इफ ही रन फास्ट, रन, रेन, रन, क्या कंडीशन होती है रन की, कौन सी, रन, रेन, रन। अच्छा, अब क्या कौन सी कंडीशन हो सकती है, फर्स्ट कंडीशन ये जो है, अगर रन है आपके पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है ही के साथ, रन नहीं आना चाहिए, रन आना चाहिए पहले, तो ये गलत है। ही वुड विन द रेस। इफ ही रन फास्ट ही वुड won द रेस। वुड के बाद मैं बता चुका हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ पे ये सेकंड लगाई हुई है। यहाँ पे बताया आपको, यहाँ पे बताया विल, वुड के बाद जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी मेरे बच्चे, फर्स्ट फॉर्म आएगी। और इफ में क्या आएगा, सेकंड फॉर्म। तो रन, रेन, इफ ही रेन फास्ट ही वुड विन द रेस। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है, सी है। ये चारों टेंसेस जो है ये आपने जीरो कंडीशनल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंडीशनल, ये आपको कंडीशन मैंने लिख दी है, आपने सिर्फ ये अगर याद रखेंगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ आपकी जो है कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। इफ ही हैड स्लीप अर्ली, हैड आ गया, हैड आ गया, हैड आ गया तो कौन सा कंडीशनल है, थर्ड कंडीशनल है। हैड के साथ देखें कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। स्लीप फर्स्ट फॉर्म है, स्लेप्ट, स्लेप्ट। बी हो सकता है या सी हो सकता है, फिर आगे देखें। आगे वाले में क्या आएगा, वुड हैव, कुड हैव या माइट हैव। तो वुड हैव, वुड हैव, वुड हैव, वुड हैव आ रहा है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म। गेट अप अर्ली, नहीं, गेट अप नहीं आएगा, गोटन अप अर्ली आएगा। गेट, गोट, गोटन होता है आपके पास। तो राइट जो है आपके पास वो क्या है, बी जो है वो आपके पास राइट, थर्ड कंडीशनल है। हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव के बाद क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रही होंगी कंडीशनल के हवाले से, और कंडीशनल के क्वेश्चंस आते हैं एफपीएससी में, याद रखना है। यहाँ से जो है एक तो कंफर्म है ना कि एक क्वेश्चन तो लाजमी यहाँ से आएगा, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, तो मुफ्ती के नंबर है, इसमें गलती नहीं करनी। इफ माई ब्रदर स्पीक द ट्रूथ हिज टीचर विल नॉट पनिश हिम। माई ब्रदर के साथ स्पीक नहीं आना चाहिए, स्पीक्स, स्पीक्स यहाँ पे ठीक है, फर्स्ट कंडीशनल की अगर हम बात कर रहे हैं। सेकंड में क्या आना चाहिए, हिज टीचर विल नॉट पनिश्ड कर दिया है। विल के बाद मेरा बच्चा, विल के बाद वर्ब की क्या बताया, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो विल नॉट पनिश हिम जो है वो ठीक है आपके पास, थर्ड जो है वो आपके पास ठीक है। तो कंडीशनल जो है ये आपने याद रखने हैं, मैंने लिख भी दिया, समझा भी दिया। आप इसको याद कर लेंगे तो कोई मसला आपके साथ नहीं होगा, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। नेक्स्ट चीज है आपके पास, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी जो है एफपीएससी में आपके पास आती है। पहला आपके पास क्वेश्चन था वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के हवाले से, अ फैमिली ऑफ यंग पीपल। एक फैमिली ऑफ यंग पीपल जो है उसको क्या बोलते हैं, ब्रोड बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, कोकस बोलते हैं, या नन ऑफ दिस। तो फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स जो है इसको क्या बोलते हैं, ब्रूड बोलते हैं। फैमिली ऑफ यंग एनिमल। कॉन्स्टलेशन किसे बोलते हैं, अ सीरीज ऑफ स्टार को जो है, अ सीरीज ऑफ स्टार जो है इसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। फोकस किसको बोलते हैं, अ क्लोज पॉलिटिकल मीटिंग। अ क्लोज पॉलिटिकल मीटिंग जो है इसको क्या बोलते हैं, कॉकस बोलते हैं। तो यहाँ पर फैमिली ऑफ यंग एनिमल का पूछा गया, उसको क्या बोलते हैं, ब्रूड बोलते हैं। राइट ऑप्शन जो है आपके पास ए है। नेक्स्ट है आपके पास, द वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस। ऐसा बंदा जिसको यकीन ना हो गॉड की एग्जिस्टेंस के हवाले से, उसको क्या बोलेंगे, एग्नोस्टिक बोलेंगे, एपोस्टेट बोलेंगे, एथीस्ट बोलेंगे, या नन ऑफ दिस। वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस बच्चा उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक। एपोस्टेट किसको बोलते हैं, अ पर्सन, एपोस्टेट बोलते हैं अ पर्सन हु हैड
changed his faith। एक ऐसा बंदा जिसने अपने अकीदा जो है वो चेंज कर लिया हो, उसको क्या बोलते हैं? एपोस्टेट बोलते हैं। एथीज किसको बोलते हैं? वन, ऐसा बंदा जो क्या करे, हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। कि ऐसा बंदा जिसको गॉड की एग्जिस्टेंस का यकीन ना हो, जो बिलीव ना रखे, गॉड की एग्जिस्टेंस के ऊपर बिलीव ना रखे, यकीन ना रखे, उसको क्या बोलते हैं? एथीस्ट बोलते हैं। द वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस, उसको क्या बोलेंगे? एग्नोस्टिक बोलेंगे, नॉट श्योर। एथीस्ट किसको बोलते हैं? वन हु डज नॉट बिलीव बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसको एथीस्ट बोलते हैं। थोड़ा सा फर्क है, ये आपने जो है समझना है इसको। नेक्स्ट है आपके पास, जल्दी से पढ़ेंगे, टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी। काफी ज्यादा पोर्शन जो है इसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी के हवाले से आया हुआ था, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें आती होंगी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इफेक्टिव डोमेन, तीन चीजें आपको पढ़ाई थी, कोग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। कोग्निटिव डोमेन का ताल्लुक आपके किससे था? आपके दिमाग से था। इफेक्टिव का आपके हार्ट से था, आपके दिल से था, आपकी इमोशन से था। इसका ताल्लुक किससे था? आपके ब्रेन से था। इसका आपका ताल्लुक हार्ट से था। इसका ताल्लुक आपके साइकोमोटर डोमेन हैंड से ताल्लुक था। फिजिकल मूवमेंट से आपका ताल्लुक था। तो पूछ रहा है द इफेक्टिव डोमेन्स इन्वॉल्व, इफेक्टिव डोमेन्स के अंदर क्या आता है? हार्ट आता है। इफेक्टिव डोमेन का ताल्लुक हार्ट के साथ है, तो हार्ट्स में क्या होता है? लर्निंग, नॉलेज, मैनर और इमोशंस। इमोशंस होते हैं। राइट ऑप्शन जो है हार्ट, इमोशंस का ताल्लुक मेरा बच्चा हार्ट के साथ ही होता है। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है? सी है। द साइकोमोटर डोमेन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी इन्वॉल्व, साइकोमोटर डोमेन जो है उसमें लर्निंग, नॉलेज, मैनर और इमोशन, या फिजिकल मूवमेंट जो है, फिजिकल मूवमेंट जो है अभी बताया ऊपर हैंड से जो है। तो साइकोमोटर डोमेन के अंदर जो है क्या चीज आती है आपके पास? फिजिकल मूवमेंट जो है वो किसके अंदर आएगी? साइकोमोटर डोमेन के अंदर आएगी। डिटेल से हम जो इन चीजों को पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा जल्दी गुजारूंगा। लिसन टू टीचर और ट्रेनर लाई इन विच कैटेगरी ऑफ इफेक्टिव डोमेन। इफेक्टिव डोमेन की जो है हमने काफी कैटेगरीज जो है वो की थी, डिटेल से पढ़ी भी थी। वीडियो जो है चैनल पे अवेलेबल भी है इफेक्टिव डोमेन के हवाले से। आप लोग जो है काफी उसको पसंद भी कर रहे हैं, उसके लिए जो है आपका शुक्रिया। तो लिसन टू टीचर और ट्रेनर लाई इन विच कैटेगरी ऑफ इफेक्टिव डोमेन, किस में आएगा? जब आप टीचर को सुन रहे हैं, लिसन कर रहे हैं, किस कैटेगरी में आएगा? रिसीविंग में, करेक्टराइजेशन में, वैल्यूइंग में, या ऑल ऑफ दिन में? बच्चा रिसीविंग में आएगा। लिसन कर रहे हैं, उसकी बातों को सुन रहे हैं, उसकी बातों को आप रिसीव कर रहे हैं, तो सिंपल सा किस लेवल में आएगा? रिसीविंग लेवल में आएगा। रिसीव करेंगे फिर अप्लाई करेंगे, रिसीव करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे। ये चीजें जो है हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है द सिंपलेस्ट लेवल इन कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी। सिंपलेस्ट लेवल क्या था? रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, इवेलुएटिंग या नॉट। कॉग्निटिव डोमेन के अंदर मेरा बच्चा सिंपलेस्ट लेवल क्या था? रिमेंबरिंग, चीजों को याद करना। जैसे आपसे पूछे जाए पाकिस्तान कब बना? 1947 में बना, ये रिमेंबरिंग। सिंपलेस्ट लेवल जो है, सबसे सिंपलेस्ट लेवल वो आपके पास क्या था? कॉग्निटिव डोमेन का, रिमेम्बरिंग का। द साइकोमोटर डोमेन इज डिवाइडेड, कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है? 5, 6, 7। तो मेरा बच्चा 6 ग्रुप, सब ग्रुप के 7 सब ग्रुप के अंदर आपने इसको डिवाइड किया है। राइट ऑप्शन जो है आपके पास सी है। डिटेल से जो है आपने इसको पढ़ा भी है, आपको मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया गया बुक की फॉर्म में। उम्मीद करता हूँ कि आपको उस चीज से फायदा हो रहा होगा। ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू इफेक्टिव डोमेन इज, इफेक्टिव डोमेन का पर्पस क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टूडेंट कैन पेंट अ पिक्चर? नहीं। स्टूडेंट कैन ड्रा अ ग्राफ? नहीं। स्टूडेंट कैन राइट अ लेटर? नहीं। ऑब्जेक्टिव जो है इफेक्टिव डोमेन का वो क्या है? स्टूडेंट वैल्यू होनेस्टी। स्टूडेंट क्या करे? होनेस्टी को जो है वैल्यू दे। ये क्या है? ये ऑब्जेक्टिव है किस चीज का? इफेक्टिव डोमेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोजिशनड एट द अपर मोस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इफेक्टिव डोमेन। सबसे जो है कौन सी चीज को जो है आपने पोजीशन किया है अपर मोस्ट लेवल के अंदर इफेक्टिव डोमेन के? अटेंडिंग है, रिस्पॉन्डिंग है, करेक्टराइजेशन है, नन ऑफ दीज है। तो मेरा बच्चा पोजीशन आपने जो किया है अपर मोस्ट लेवल के ऊपर, करेक्टराइजेशन को किया है। लेवल जो है ये हम पढ़ चुके हैं, सी जो है वो आपके पास करेक्ट है। हाउ मेनी लर्निंग डोमेन आर देयर इन ब्लूम टैक्सोनॉमी? कैप से आप याद रखें, कोग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। तो 3 डोमेन है आपके पास। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास भी है। अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, द लोवेस्ट लेवल ऑफ कोग्निटिव डोमेन इज, सबसे लोवेस्ट लेवल जो है कोग्निटिव डोमेन का वो आपके पास क्या है? वो आपके पास एनालिसिस है, कंप्रीहेंशन है, एवेल्युएशन है, नॉलेज है। तो नॉलेज जो है वो आपके पास क्या है? लोवेस्ट लेवल है कोग्निटिव डोमेन का। अ लर्निंग स्टाइल इन विच लर्निंग टेक प्लेस बाय द स्टूडेंट कैरिंग आउट अ फिजिकल एक्टिविटी। कि ऐसी लर्निंग स्टाइल जिसमें जो है आप चीजों को जो है
लर्न कर रहे हैं कैरिंग आउट फिजिकल एक्टिविटी, मीन फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई फिजिकल परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लाइक कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं केमिस्ट्री का, और उसके बाद जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये किस लर्निंग में आएगा आपके पास? काइनेस्थेटिक लर्निंग में आएगा, टेक्टाइल लर्निंग में आएगा, बोथ ए एंड बी, या फिसाइल लर्निंग में आएगा। तो ऐसा लर्निंग का स्टाइल जिसमें आप लर्निंग हो रही है, स्टूडेंट कैरी कर रहे हैं बाय फिजिकल एक्टिविटी, तो बच्चा वो दोनों के अंदर आता है कि दोनों आपके पास एक ही चीज है। काइनेस्थेटिक लर्निंग और टेक्टाइल लर्निंग, तो बोथ ए एंड बी जो है वो आपके पास करेक्ट है। मीन्स इसमें बंदा क्या हो जाएगा, आपके पास डूअर हो जाएगा, एक्शन डूअर हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा आपके पास, वो प्रैक्टिकली जो है चीजों को करने की कोशिश करें, जैसे आप लैब के अंदर प्रैक्टिकल करते हैं। टू टीच सर्टेन कंटेंट टू द स्टूडेंट, अगर आप किसी स्टूडेंट को कोई चीज पढ़ा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, मेथड स्ट्रेटेजी टॉपिक, तो बच्चा उसको मेथड बोलेंगे। मेथड और स्ट्रेटेजी जो है इसमें डिफरेंस जो है उस स्लाइड्स के अंदर गिवन था। ए जो है वो आपके पास करेक्ट है। तो हमारी डिस्कशन जो है वो कंप्लीट हुई। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। नेक्स्ट सेशन जो है हमारा इंशाल्लाह एफपीएससी का, नेक्स्ट सेशन जो है एफपीएससी का हमारा, मेरा बच्चा स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह 5 नवंबर को। उसमें जो है डिटेल डिस्कशन जो है, डिटेल मटेरियल, पेडागोगी के लिहाज से डिटेल वीडियो, हर टॉपिक के हवाले से वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। इंग्लिश के हवाले से जो है फैक्ट्री मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जो है उस लेसन को ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस नंबर पे जो है रब्ता करें, 030594244544। तो आपको जो है इंशाल्लाह उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। सेशन की फीस जो है मेरे बच्चा 5000 है। तो इंशाल्लाह अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह।